सांख्यिकी अधिकारी 2011 का क्वेश्चन पेपर है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आरपीएससी का, उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टैटिस्टिक मेथड आर यूज इन द फॉलोइंग फील्ड। स्टैटिस्टिक्स की जो विधियाँ हैं, स्टैटिस्टिक्स की विधियाँ निम्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। कौन सी स्टैटिस्टिक्स की विधियों किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है? विज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में, विज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स विधियों का उपयोग किया जाता है। संचयी बारंबारता त्वरण या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव या संचयी बारंबारता त्वरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संचयी बारंबारता त्वरण के लिए कथन सत्य है। इसमें जो वक्र का ढलान दाईं ओर, न्यूनतर वक्र का ढलान दाईं ओर से ऊपर की तरफ होता है, दाईं ओर से ऊपर की तरफ होता है। न्यूनतर वक्र का ढलान दाईं ओर से ऊपर की तरफ होता है। न्यूनतर वक्र जो होता है उसका दाईं ओर से ऊपर की ओर होता है वक्र का ढलान। एक कंपनी के लिए ऋण विस्तार की औसत दर की गणना के लिए सही माध्य, ऋण विस्तार की औसत दर की गणना के लिए गुणोत्तर माध्य बेस्ट माध्य होगा। यहाँ से अगर आपको u गिवन है, यहाँ से ये u बार गिवन है, SU स्क्वायर गिवन है, तो हमने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो मीन और इसके लिए अगर हम यहाँ से देखें u हमारे पास ये है, u ये गिवन है और u बार भी हमें गिवन है यहाँ से, और SU स्क्वायर गिवन है। SU स्क्वायर अगर हमें यहाँ से ये गिवन है तो सिग्मा u हम निकाल सकते हैं। सिग्मा u हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? सिग्मा u आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो रूट 40 आ गया। BUX अगर इक्वेशन से देखिए, गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है तो इसमें BUX ये होगा, तो BUX u ऑन x आ गया हमारे पास यहाँ से रिग्रेशन कोफिशिएंट जो कि है 5, और BX और न्यू इसका उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि एक ही लाइन इक्वेशन है, एक ही लाइन इक्वेशन में अपोजिट में आ जाएंगे। यहाँ से एक ही इक्वेशन ऑफ लाइन अगर गिवन हो, एक से ज़्यादा हो तो यहाँ से उनसे सॉल्व करना होगा। अगर एक ही लाइन गिवन है तो उससे उल्टा कर देंगे। BX इक्वल टू 1/5 आ गया। अब आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या गिवन है? x की वैल्यू u बार की वैल्यू हमें 100 गिवन है, तो इस इक्वेशन में बार ले लेंगे। u की जगह u बार आ जाएगा, x की जगह x बार आ जाएगा। तो 100 इक्वल्स टू 5x बार प्लस 20 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5x बार इक्वल्स टू 80 आ गया, x बार इक्वल्स टू 16 आ गया। अब x इक्वल्स टू अगर 1 रखते हो इक्वेशन में, आपको फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है यहाँ से ये, इसमें अगर x इक्वल्स टू आप 1 रखोगे, u की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हम जानते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ इक्वेशन यह होगी x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू आर एक्स ऑन यू सिग्मा x सिग्मा u इंटू u माइनस यू बार। x माइनस एक्स बार BXU आता है, तो BXU की यहाँ से वैल्यू रख दी, RXU सिग्मा x सिग्मा u इंटू u माइनस यू बार। यहाँ से आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है x बार u बार, x और u की जो हमने 1 और 25 निकाली, साथ ही सिग्मा x अपॉन सिग्मा u की हमने वैल्यू रख दी। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आएगी, जिसको अगर आगे सॉल्व करने हैं 1.6 आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। तो x बार तो हमने निकाल दिया था, x बार यहाँ से जैसे इसकी वैल्यू 100 रखी थी और तो 100 थी और ये 20 था। सिंप्लीफाई करने से x बार की वैल्यू, मीन की वैल्यू तो आई थी 16 और वेरिएंस आया था 1.6, तो मीन 16 और वेरिएंस 1.6, मीन 16 वेरिएंस 1.6, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है, इसके लिए ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीटा 1 एंड बीटा 2 आर इंडिपेंडेंट, बीटा 1 एंड बीटा 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ। बीटा 1 बीटा 2 किससे इंडिपेंडेंट है? दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल और ओरिजन के चेंज से इंडिपेंडेंट है। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट x और y के बीच में नेगेटिव है, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन -x -y, x और y के बीच में अगर नेगेटिव है तो -x -y, अभी भी दोनों के साइन सेम ही है तो इसके केस में भी नेगेटिव होगा। अगर उल्टे साइन होते मतलब अपोजिट साइन आ जाते, एक का प्लस एक के माइनस, तो उसके केस में साइन चेंज हो जाता, बट अभी भी इसमें नेगेटिव ही आएगा। Suppose that the estimation of y cap equals to 5 minus 2x has been calculated for the set of data. Which of the following is true for the situation? सिचुएशन के लिए क्या ट्रू होगा? तो अगर ये हम यहाँ से देखें, इसके लिए हमारे पास पहले तो इंटरसेप्ट की बात की हुई है, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगा? y इंटरसेप्ट होगा जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5, y की वैल्यू 5 आ गई, तो इसका मतलब 5 हमारे पास y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज़ 5। ये 5 होने के केस में ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसका जो स्लोप है, स्लोप की हम तुलना करते हैं y बराबर mx प्लस c से। m जो होगा हमारे पास यहाँ से इसका स्लोप होगा, तो अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास इसके लिए स्लोप क्या बन रहा है? इसके लिए हमारा स्लोप बन रहा है -2। अगर स्लोप हमारे पास -2 बन रहा है, देन ये तो लिखा द स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट, द लाइन रिप्रेजेंट द इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप से मतलब क्या होगा? यहाँ से जब भी आप x का मान बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, x का मान बढ़ने से नेगेटिव पार्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट बढ़ रहा है तो y की वैल्यू कम होगी। तो मतलब जब x का मान बढ़ रहा है तो y का मान कम हो रहा है, या फिर y का मान बढ़ रहा है तो x का मान कम हो रहा है, तो इसके केस में इन्वर्स रिलेशनशिप होगी। तो सेकेंड और थर्ड दोनों ट्रू है, तो यहाँ और फर्स्ट ट्रू नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड बोथ आर ट्रू बट नॉट फर्स्ट।
फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विच यूजुअल नोटेशन एक्स बार वाई बार आर एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इनकी वैल्यू दी हुई। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो वाई ऑन एक्स अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, इसके लिए अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी हमारे पास। तो यहाँ से लाइन ऑफ इक्वेशन देखें तो y माइनस हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू आर वाई एक्स माइनस एक्स बार आएगा। यहाँ से ये गलत होगा, यहाँ से x माइनस एक्स बार लिखेंगे इसको। तो अगर इसको हम सॉल्व और कर ले तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू, यहाँ से r की वैल्यू x ऑन y अगर लिख रहे हैं, x ऑन y हमारे पास ये आ जाएगा b x ऑन y सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मतलब जो LHS में x ऊपर है, अगर x है LHS में तो यहाँ x आएगा, अगर यहाँ y होगा तो यहाँ y आएगा। सिग्मा वाई y माइनस वाई बार, आपको जो जो वैल्यू हमने यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है हमने वो सब्सटीट्यूट करनी है। x माइनस 5 बी एक्स वाई की वैल्यू 0.4 होगी, सिग्मा एक्स की वैल्यू 2 होगी, सिग्मा वाई की वैल्यू 3 होगी, वाई माइनस वाई बार यानी वाई माइनस 7 आ गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब अगर इक्वेशन ये बन रही है, यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये देखें। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, x इक्वल्स टू 0.7 बना था, साथ में x इक्वल्स टू 0.7 y प्लस 3.13 हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन 3.13 कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। यहाँ से हमारे पास कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए मैच ही नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। द सम ऑफ रैंक क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास RPS ने थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिया, बट यहाँ से हमारे पास कोई ऑप्शन मैच नहीं रहा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ दो वेरिएबल का सम ऑफ रैंक ऑफ स्क्वायर 33, कोफिशिएंट ऑफ रैंक ऑफ कोरिलेशन 0.8, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर ये हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो अगर हम यहाँ से देखें सम ऑफ डी स्क्वायर 33 है, आर इक्वल्स टू 0.8 है, देन आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर इन अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आर इक्वल्स टू लिखा जाएगा 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। देन आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से हमारे पास सम ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू 33 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके पहले हमने इसको पक्षांतरित कर दिया, पक्षांतरित करेंगे तो ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, और ये जो वैल्यू है 1 माइनस 0.8 आ गया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, जैसे 0.2 था तो पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 लगा दिया। इसको अगर आगे और सिंप्लीफाई करें 0.2 से हमने 6 को काट दिया, 3 आ गया, 3 इंटू 33 990 हो गया, तो 990 हो गया, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब ऑप्शन से हम चेक करते हैं, अगर एन की वैल्यू हम 10 रख देते हैं तो सीधा सा 990 आ जाएगा ना, यहाँ से आएगा हमारे पास 10 और इसका आएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 यानी 99 गुना 10 990 आ जाएगा, यानी एन की वैल्यू सीधा सा 10 आ गई। एन की वैल्यू 10 आ गई तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट, यहाँ से 10 आ गई तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टेक्निक ऑफ एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स बाई कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल इन अ को रिलेशन स्टडीज इन द टर्म ऑफ, किन्हीं दो चरों के बीच में सह संबंध हो किसी तीसरे चर के प्रभाव को नियंत्रित करते हुए, तो ज्ञात करने की जो टेक्निक होगी, ये टेक्निक हमारे पास क्या कहलाएगी, ये जो टेक्निक है वो हमारे पास कहलाती है यहाँ से आंशिक सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध ये कहलाती है पार्शियल कोरिलेशन। मतलब किन्हीं भी दो चरों के बीच का संबंध हो तीसरे चर के प्रभाव को नियंत्रित करते हुए, दो चरों के बीच के संबंध हो किसी तीसरे चर के प्रभाव को नियंत्रित करते हुए जो टेक्निक स्टडी की जाती है वो कहलाती है आंशिक कोरिलेशन। नेक्स्ट है यहाँ से द मल्टीपल कोरिलेशन इफेक्ट R1 2 3 एज कम्पेयर टू एनी सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल x1 x2 एंड x3 इज बहुसह संबंध कहलाएगा। ये हमारे पास जो बहुसह संबंध है R1 2 3 का मान R1 किसी से भी कम नहीं है, किसी नॉट लेस देन एनी R1 2 R1 3 और R2 3 इन तीनों से ही कम नहीं है। बहुसह संबंध का मान R1 2 3 का जो मान है R1 2 R2 3 R1 3 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज सिंबलिकली एक्सप्रेस्ड एज, मार्जिनल को प्रोबेबिलिटी जो है वो इनमें से ये सारे ऑप्शन तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के नहीं है, तो ये सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगर P A यूनियन B गिवन है, A इंटरसेक्शन B गिवन है और A बार प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार गिवन है, देन हमें बताना है इनमें से इवेंट कैसे होंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार गिवन है सीधा सा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड आउट करना चाहें तो 1 - 1/3 आएगा, 1 - 1/3 2/3 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गया रिस्पेक्टिवली। अगर हमने यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से हमारे पास इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से -1/3 हो जाएगा, 1/3 - 2/3 -1/3 हो गया। जिसको अगर हम आगे और सॉल्व करें
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये वैल्यू आ गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों क्या आ गई, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/3 आ गई दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 1/3 तो है, मतलब ओवरऑल अगर हम इसको सॉल्व करें हमारे पास यही वैल्यू तो यहाँ पे बन रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ से इक्वल आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, और ये कंडीशन हमें यहाँ से कहती है, जो कंडीशन है वो कहलाएगी यहाँ से जो हमारे पास इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन देयर यूनियन। इंटरसेक्शन तो कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है तो उसके केस में इंटरसेक्शन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी। तो हम यहाँ से ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास इसके केस में क्या आ जाएगी, इसके केस में हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी। अगर आप देखते हैं यहाँ से हम जैसे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी को ये तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने कहा इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए पी बी के मल्टीपल में आएगी। तो अब अगर हम इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं इन दो टर्म में से, एक तो इस टर्म में से और एक इस टर्म में से, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और साथ ही प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आएगी एज इट इज़, ये टर्म यहाँ एज इट इज़ आएगी। तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आई है, हमारे पास यहाँ से वैल्यू बन रही है, एक तो हमारे पास यहाँ से बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो कॉमन आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार लिख सकते हैं, प्लस में आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही वैल्यू तो आ रही है। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन जो कि यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज़ 0.6 एंड of B is 0.25. If A and B are mutually exclusive event then the probability of neither of them will be occur. Neither of them will be occur के लिए हमारे पास क्या probability आएगी, मतलब दोनों ही अकर ना हो। इसके केस में हमें बताना है ए के घटित होने की प्रायिकता और बी के घटित होने की प्रायिकता हमें दी गई है। साथ ही हमें कहा गया दोनों घटनाएं अपवर्जीय है, एक तो होती स्वतंत्र घटनाएं, एक होती अपवर्जीय घटनाएं। अपवर्जीय घटनाओं में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सीधा सा क्या आएगा, ये वैल्यू आ गई 0। अपवर्जीय है तो दोनों में से किसी के घटित नहीं होने की प्रायिकता बतानी है, मतलब ओवरऑल हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार फाइंड आउट करना। तो अगर इसको हम लिखें हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं, और साथ ही घटनाएं अपवर्जीय है तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी, तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सा। हमने इसको सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 0.6 माइनस 0.25, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25। हम 5 और 0.6 माइनस करेंगे 1 में से 0.15 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देयर आर 2 वाइट बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स इन अ बॉक्स, अ पर्सन टेक्स 3 बॉल एट अ रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स, if he received ₹10 for each white ball and ₹5 for each black ball, what is the expected value of amount received by him। मतलब एक बॉक्स है उसमें 2 सफ़ेद गेंदे हैं, 4 काली गेंदे हैं और एक आदमी 3 बॉल निकालता है। तो हमें बताना है उसको अगर वाइट बॉल पे 10 रुपये मिल रहे हैं और ब्लैक बॉल पे 5 रुपये मिल रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अमाउंट की क्या आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखो 3 बॉल निकालने हैं उसको, अगर बंदे को 3 बॉल निकालनी है तो ये हो सकता है वो एक वाइट बॉल निकाल ले और 2 ब्लैक बॉल निकाल ले, ये हो सकता है। या फिर क्योंकि वाइट बॉल हमारे पास टोटल 2 है तो तीनों वाइट बॉल तो निकल नहीं सकती, या फिर हो सकता है वो 2 वाइट बॉल निकाल ले, एक ब्लैक बॉल निकाल ले, या फिर ये भी हो सकता है वो 0 बॉल ये हम ऊपर ही लगाते हैं 0 बॉल वाइट निकाले और 3 बॉल ब्लैक निकाले, ये कंडीशन उसके पास आएगी, मतलब व्यक्ति के पास ये कंडीशन आएगी। एक तो ये आ सकती है 0 वाइट हो 3 ब्लैक हो, 1 वाइट हो 2 ब्लैक हो, 2 वाइट हो 1 ब्लैक हो, ये कंडीशन हो सकती है। तो अब अगर हम यहाँ से इसके लिए एक्सपेक्टेशन निकालें तो अगर यहाँ से देखिए व्यक्ति ने जो बॉल निकाली है कुछ इस तरीके से है हमारे पास, अगर हमने जो बॉल निकाली उसने वो हमारे पास यहाँ से एक अगर देख के चलते हैं, एक ब्लैक बॉल है, एक ब्लैक है और 2 वाइट है, तो 2 वाइट और 1 ब्लैक होने के लिए ये कंडीशन होगी दोनों के दोनों वाइट बॉल आ जाए,
2C2 आ गई और एक ब्लैक बॉल आई 4C1। 4 बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी 4 ही आएगी और टोटल बॉल 6 थी, 6 में से 3 बॉल निकाल रहे हो, प्रॉबिलिटी आ जाएगी 1/5 रेस्पेक्टिवली। हमने एक वाइट निकाली है, 2 ब्लैक निकाली है, तो 2 में से एक वाइट निकालने की 2C1 हो गई और 2 ब्लैक निकालने की 4C2 हो गई, 6C3 आ जाएगा अपॉन में। टोटल केसेस टोटल यहाँ से हमारे पास केस आएंगे 6C3 = 3/5 आ गया रेस्पेक्टिवली। अगर एक भी वाइट बॉल ना हो, 3 वाइट बॉल हो, 3 ब्लैक बॉल हो, अपॉन में टोटल कंडीशन 1/5 आ गया। तो प्रॉबिलिटी हमारे पास, हमने जब 1/5 प्रॉबिलिटी आई है तो कंडीशन क्या ली थी, इसके केस में हमने ली है 2 तो वाइट बॉल ली है और एक हमने ब्लैक बॉल ली है। तो वाइट बॉल के लिए कितना पैसा मिल रहा है, वाइट बॉल के लिए मिल रहा है 10 रुपये, तो 20 रुपये तो यहाँ हो गए, प्लस एक ब्लैक के लिए 5 रुपये, तो टोटल 25 रुपये का केस हो गया। नेक्स्ट है हमने जो दूसरी कंडीशन ली है उसमें एक वाइट ली है, एक वाइट लिया यानी 10 रुपये, 2 ब्लैक लिए यानी 10 रुपये, 10 20 रुपये हो गए। नेक्स्ट है एक भी वाइट नहीं है तो यहाँ से 0 हो गया और 3 ब्लैक है यानी 15 रुपये हो गई। ये कंडीशन हमारे पास बनेगी 25, 20 और 15। तो इसके केस में हमने एक्सपेक्टेशन निकालना, रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ गई 30, वैल्यू 30 आई है। तो यहाँ से टोटल वैल्यू आ गई 20, थर्ड ऑप्शन इसके लिए हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगा कब होगा, व्हेनेवर p < 1/2। p की वैल्यू अगर 1/2 से कम आएगी तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। फॉर बायनॉमियल वेरिएट n = 10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 = 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू निकालनी है, बायनॉमियल वेरिएट दिया हुआ है, साथ ही ये कंडीशन दी है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें, यहाँ से हमें क्या दिया, प्रोबेबिलिटी x = 5 = 2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास बनता है ये, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे फार्मूला हमारे पास होगा NCR p⁻r q⁻n−r, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। तो अगर हम इसकी कंडीशन यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू टोटल 10 दी हुई है, तो यहाँ से 10C5 हो गया, p⁻5 q⁻10−5। तो q = हमारे पास लिखा जाता है 1 - p, ये हम जानते हैं यहाँ से। सेम केस में 2 तो यहाँ एज इट इज़ आ गया, 10C4 आ गया, p⁻4 1 - 10p⁻10−4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू आएगी 10p5। 10p5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 10 × 9 × 7 × 6, 5 एलिमेंट लिख दिए और नीचे भी हमने 5 को खोल लिया, 5 3 4 3 2, साथ ही p⁻5 है। अगर इसको देखते हैं p⁻5 है, p⁻4 यहाँ, ये कैंसिल आउट जाएंगे, सिर्फ p बच रहा है इस साइड में। इसी तरीके से यहाँ से 1 - p⁻6 बन रहा है और यहाँ 1 - p⁻, यहाँ तो बन रहा है 1 p⁻5 बन जाएगा, 10 - 5 5 हो गया, यहाँ बनेगा 6। तो 1 - p⁻5 से 1 - p⁻5 कट जाएगा, वैल्यू सिर्फ 1 - p बचेगी, तो ये 1 - p यहाँ आ गया। बाकी 10C4 को और हमने एक्सपेंड कर दिया, 10p4 को हमने एक्सपेंड किया है, p नहीं आएगा यहाँ, c आएगा, सॉरी NCR होता है ना, तो c आएगा, परमुटेशन नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ c आएगा, सॉरी c लिखना है अपने यहाँ से। तो इसको एक्सपेंड कर दिया, 10C4 को यहाँ से 10 4 पर तक इसको खोलिया, 10 9 8 7 4 3 2 1, ये आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, अगर दोनों साइड हम सिंप्लीफाई करें, हमने p और 1 - p तो कैंसिल आउट कर दी। यहाँ से अगर देखें 10 9 8 7 तक तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 6 बचा है। इसी तरीके 4 3 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब अगर ये 6 2 देखते हैं, 2 से हमने 6 को कैंसिल आउट कर दिया, 3 बचा है, तो यहाँ तो हमारे पास 3p बचा है। ये जो 5 बचा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 1 - p आ गया, सिंप्लीफाई करते हैं, 8p = 5 आ गया, p = 5/8 आ गया, p = हमारे पास क्या बन रहा है 5/8। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो RPS ने डिलीट कर दिया क्योंकि इसका आंसर करेक्ट नहीं दिया। जैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रिंटिंग मिस्टेक इन अ पेज ऑफ e⁻⁴, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेज इज़ अ बुक कंटेन मोर देन 2 प्रिंटिंग मिस्टेक। हमें ये कहा गया है एक प्रिंटिंग मशीन है जिसमें एक पेज में अगर गलती आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी e⁻⁴ है, देन हमें बताना है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एक से ज़्यादा गलतियाँ आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। तो एक से ज़्यादा गलतियाँ आने की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है, सॉरी 2 से ज़्यादा गलतियाँ आने की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो अगर हमें 2 से ज़्यादा गलतियाँ बतानी है, मतलब हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 2, मोर देन 2 है, कंटेनिंग मोर देन 2 प्रिंटिंग मिस्टेक, 2 से ज़्यादा हमने बतानी है। तो 2 से ज़्यादा मतलब हमने ये इसकी वैल्यू हमने बतानी है, x इज़ ग्रेटर देन 2 आ रही है,
तो x इज़ ग्रेटर दैन 2 हमें अगर लेनी है तो हमने ओवरऑल क्या फाइंड आउट करना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2 हमने फाइंड आउट करना होगा। तो x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2 से मतलब क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड आउट कर लें, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड आउट कर लें, वैल्यू आ जाएगी। अब x इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास एक गलती होने के केस में क्या वैल्यू आई है, e⁻⁻4। अब हम कह रहे हैं 2 गलतियां होने के केस में प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, एक गलती की ये है तो 2 गलती की इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गई वैल्यू। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻4 ये वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास इसमें कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहा, केस हम समझ गए। हमें 2 से ज़्यादा के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी, गलतियाँ होने के लिए 2 से ज़्यादा अगर बतानी तो हमें कंडीशन ये नहीं पता कितनी हो सकती है, तो हम इसका यहाँ से अपोजिट लेंगे, 1 माइनस 2 से कम, 2 या 2 से कम होगी तो उसको सॉल्व कर लिया, 1 माइनस 3 e⁻4 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं हो रहा। अगर एक भी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ से ये क्वेश्चन वैसे भी RPS ने डिलीट कर दिया। प्रोसेस हमने एक्सप्लेन कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से, इफ़ x इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 मीन एंड यूनिट वेरिएंस देन x स्क्वायर, ये भी RPS ने क्वेश्चन नंबर 20 भी डिलीट कर दिया था। थैंक यू।